हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ लव शुक्ला। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक से होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का फिफ्थ सेशन है, सिक्स सेशन है सॉरी। इससे पहले जो है हम जो 5 सेशंस हैं वो हम जो है वो देख चुके हैं, जिसके अंदर हम 1857 का रिवोल्ट, ठीक है, और राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म से रिलेटेड जो है वो 5 सेशन उसमें देख चुके हैं। आज जब हम जो देखने वाले हैं वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जैसे मैंने बताया कि जो लास्ट सेशन में हमने जो राइज ऑफ नेशनलिज्म की बात की थी, ठीक है, उसमें जो डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म के अंदर, उसके बाद कैसे धीरे धीरे जो था सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरीज में कैसे जाके जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो बननी स्टार्ट हुई, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, ठीक है, और जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इस टाइप की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस उस टाइम पे बन रही थी उसके बारे में हमने उसको डिस्कस किया था। और हमने 1885 तक का जो हमारा टाइम पीरियड था उसको लेकर के हम चले थे, और 1885 तक में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बर्थ के बाद जो था हमने उस वक्त क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो उसी का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बर्थ हुआ था उसके बाद जो था एक बहुत ही ज़्यादा वाटरशेड मूवमेंट था ये, ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ होना, ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। तो इसके बाद से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, और जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो फेज रहेगा वो मेनली और नियर अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नज़र में आएगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनेगी और बहुत सी चीज़ें होंगी, बट मेनली जो था जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रहेगी वो मेनली इंडियन नेशनल कांग्रेस के इर्द गिर्द ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो आगे वाला जो सेशन रहेंगे उसको हम 3 हिस्सों में जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है मॉडरेट फेज, एक होता है एक्सट्रीमिस्ट फेज, ठीक है, सेकंड और थर्ड होता है मास पार्टिसिपेशन वाला, जब जो है महात्मा गांधी जी की एंट्री जो होती है, ठीक है, हमारे कंट्री के जो हीरो हैं गांधी जी, जब वो उसके अंदर एंट्री करते हैं तो पीपल की मास पार्टिसिपेशन जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में होने लगती है। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद का जो फेज रहेगा इनको 3 फेज में ऐसे डिवाइड किया जा सकता है। जो फर्स्ट फेज रहता है वो रहता है 1885 से लेकर 1905 तक। इसको हम मॉडरेट फेज भी बोल देते हैं, क्योंकि जो इस टाइप पे जो लीडर्स थे वो बेसिकली मॉडरेट टाइप्स के थे, ठीक है। मॉडरेट का मतलब जो होगा वो आप समझते होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट टाइप के थे। उनके जो उनके डिमांड्स का जो तरीका था वो बहुत ही मॉडरेट लेवल का, लिबरल टाइप का था, ठीक है। और जो उसके बाद जो 1905 से लेकर के 1915 तक का जो फेज रहेगा वो एक्सट्रीमिस्ट फेज रहेगा, ठीक है। उसमें जो है पैसिव रेजिस्टेंस की जो पॉलिसी थी वो यूज़ की जाएगी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, ठीक है, जैसे बॉयकॉट थिंग्स, जैसे स्वदेशी मूवमेंट में भी हम देखेंगे आगे चल करके। तो इस तरीके के जो है था जो तरीके थे वो यूज़ किए जाएंगे। उसके बाद का जो फेज़ रहेगा वो रहेगा मास पार्टिसिपेशन का, जब गांधी जी की एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो देना चाहूँगा। आप सभी को पता होगा, जो अब बच्चे जो नए जुड़े हैं उनके लिए, कुछ बच्चों को तो पता है, कुछ जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए वो देख लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन कौन सी है। तो बच्चों ये है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप सभी के लिए जो है इंडस्ट्रियल आईआर और लेबर लॉस और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए जो एक कोर्स जो है लॉन्च किया गया, पेड कोर्स, जो कि अभी कोविड-19 की वजह से 15% डिस्काउंट पर चल रहा है। और इसके साथ साथ जो है यूपीएससी के लिए, ईपीएफओ के लिए टेस्ट सीरीज भी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप में से कोई भी इन दोनों में से आईआर और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में से कोई भी कोर्स अवेल करता है तो उसको जो है जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसकी जो वैल्यू रहेगी, जो पेड जो इसकी अमाउंट रहेगी वो 1000 रुपीज़ रहेगी। और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप जो है अभिपीडिया ईपीएफओ पोर्टल पर जा करके देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज का अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से आगे से स्टार्ट करते हैं, जो कि बर्थ तक तो हमने देख लिया था, 1885 में जो बर्थ हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो बच्चों जैसे लास्ट सेशन में भी जो था कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के वे में प्रपोज किया था। तो मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि कुछ बच्चों को थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी रहती है ना, कि वो आने वाले सेशन में क्या होने वाला वो उसी वक्त पूछने लगते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए,
ठीक है, थोड़ा सा पेशेंट होकर बैठा कीजिए और चीज़ों को समझने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, हम धीरे धीरे जो है सब कुछ कवर करेंगे, तो आपको ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं चलना है, चीज़ों को पहले समझना है। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट इज इक्वल टू कंसोलिडेशन, कि ज़्यादा पढ़ना है उसके साथ साथ उस चीज़ को समझना भी है। तो मैं अपने हर सेशन में बोलता हूँ कॉन्क्वेस्ट सी इज इक्वल टू सी का कंसेप्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है, सी इज इक्वल टू सी का। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्चुअली जो उसका बर्थ हुआ था वो 1885 में हुआ था, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। बट इसके बर्थ के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद जो था कि इसके बर्थ को लेकर के बहुत सारी जो थी तो डिबेट्स जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो वो डिबेट शुरू करने से पहले तो जैसे हम ये चीज़ तो डिस्कस कर चुके हैं कि एओ ह्यूम साहब जो थे उन्होंने मोबिलाइज किया था इंटेलेक्चुअल्स को। ठीक है, जिसकी वजह से जो फर्स्ट सेशन था वो कहाँ पर हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे में नेशनल कांग्रेस का जो था फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 के अंदर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और उसमें जो फर्स्ट जो डेलीगेट्स थे वो 72 डेलीगेट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और जो उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी, बेसिकली इनको जो इनको आमतौर पे जाना जाता है WC बनर्जी के नाम से ही इनको जाना जाता है। जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, WC बनर्जी। और 1819 में जो फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट रही थी, ठीक है, कंदामनी गांगुली, उन्होंने भी जो है इस सेशन को एड्रेस किया था। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बच्चों को ये तो पता रहता है कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी वो कौन थी, वो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट जो थी कांग्रेस की कौन थी। बट जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने एड्रेस किया था फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट वो कौन थी, वो थे कंदामनी गांगुली। ठीक है, अब बच्चों इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर जो इसके ऊपर जो डिबेट है वो थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई वहाँ पे PhD या हिस्ट्री ऑप्शनल IAS के लिए आपने प्रिपेयर नहीं करना है। तो आपको जो है वो बेसिक डिटेल जो है वो डिबेट के बारे में पता होना चाहिए। चलो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बर्थ को लेकर के वो डिबेट थी वो रही थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो थी ये दी थी लाला लाजपत राय जी ने दी थी। ठीक है, 1916 के अंदर जो मॉडरेट्स की जो पॉलिटिक्स थी उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। और जो उनका जो मेन रेफरेंस था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का वो था विलियम वेडरबर्न ने जो बायोग्राफी लिखी थी एओ ह्यूम के ऊपर। ठीक है, तो उसके रेफरेंस को लेकर के जो लाला लाजपत राय जी ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी थी। उनका बोलना ये था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी है बेसिकली ये ब्रिटिशर के इंटरेस्ट के लिए ही जो है बनाई गई है, क्योंकि अब सेफ्टी वॉल्व से ही आपको जो है चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, कि सेफ्टी वॉल्व कैसे कहते हैं, जैसे आप लोगों के घर में प्रेशर कुकर होगा। ठीक है, प्रेशर कुकर होगा आप सभी के घर में, आप खाना बनाते होंगे। उसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम कुछ खाना बनाते हैं तो उसको जो उसकी लिड होती है उसको ढक देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है उसमें प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। पर जैसे ही प्रेशर जो होता है वो एक लिमिट से बाहर जाता है तो उसमें क्या होता है, सीटी बजने लगती है। तो सेम कंसेप्ट जो था लाला लाजपत राय जी ने बोला था कि जो ब्रिटिशर ने जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन किया है एओ ह्यूम साहब ने, वो इसको एज अ सेफ्टी वॉल्व लेके ही किया है, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ना कहीं इंडियंस के बीच में जैसे 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था, बेसिकली वो लोगों के बीच में, सिपोइस के बीच में जो डिसकंटेंट की वजह से जो था वो रिवोल्ट हुआ था। तो इसी तरीके का रिवोल्ट जो है वो फिर से हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या था कि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया, जो कि जब जैसे जैसे जो है जो डिसकंटेंट लोगों के बीच में होगा, ठीक है, वो सेफ्टी वॉल्व के थ्योरी कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो डेलीगेट्स रहेंगे इनके थ्रू जो है धीरे धीरे बाहर निकलता रहेगा और इसी तरह कोई मास अपराइजिंग जो थी वो नहीं होगी। तो ये थ्योरी किसने दी थी, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दी थी, लाला लाजपत राय जी ने दी थी 1916 के अंदर जाके मॉडरेट्स की जो पॉलिटिक्स है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। ठीक है, अब इंडियन नेशनल हिस्टोरियंस को जो थी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, उनका ये बोलना था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो एक दिन में तो बन के तैयार नहीं हुई। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के बाद जो क्या था कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट रीजनल लेवल पर बननी स्टार्ट हो गई थी। और इसी बीच में जब 1883 का टाइम आया तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SN बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी है ये कोई सडन प्रोसेस नहीं है।
इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने का जो ये प्रोसेस है, ये कोई सडन प्रोसेस नहीं है, ये जो है डेकेड्स का जो प्रोसेस है, जो कि कल्मिनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जो स्टार्टिंग के जो मॉडरेट लीडर थे, उन्होंने जो एओ ह्यूम की हेल्प इसीलिए ली थी क्योंकि वो स्टार्टिंग के टाइम पर उनको पता था कि अगर विदाउट ब्रिटिश किसी ऑफिशियल की हेल्प के बिना अगर हम जो है इस तरह की जो नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश का जो है वो कान खड़े हो जाएंगे। ठीक है, वो उसको एज अ सस्पिशन के रूप में देखेंगे। तो एओ ह्यूम को जो इंक्लूड करने का मेन रीज़न ही यही था कि जो है जो स्टार्टिंग के टाइम पे किसी भी तरीके का जो सप्रेशन था वो उनको ना झेलना पड़े। ठीक है, तो ये थी जो मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जो इसकी जो एंटीथीसिस दी थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, वो आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। और जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस है, ठीक है, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की। यही सेम जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की आप ऑफशूट ही बोल सकते हो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने मिलकर के ब्रिटिशर्स के साथ जो है कॉन्स्पिरेसी की थी, सो डैट की जो मास अपराइजिंग है वो किसी एक जो है लेवल के ऊपर से ना हो सके। ठीक है, जो कॉन्स्पिरेसी जो कि किसी भी तरह की अगर कॉन्स्पिरेसी होती है तो इनके थ्रू वो बाहर निकलती रहे। तो ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने जो थी ये उनकी इंटरप्रिटेशंस थी। ठीक है, जैसे हम हिस्ट्री में बात करते हैं, मैंने अपने स्टार्टिंग के सेशन में ही बोला था, हिस्ट्री में हर इवेंट को लेकर के डिफरेंट हिस्टोरियंस की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस रहती है। तो आपने जो है ज़्यादा डिबेट में नहीं जाना है, आपने सिर्फ डिफरेंट डिबेट को पढ़ना है। ठीक है, और उसका क्या जो इंडियन नेशनल हिस्टोरियन का और उसका जो उसका रिजल्ट निकलता है आपको वो पता होना चाहिए। क्लियर है? तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के बारे में जैसे लास्ट सेशन में बच्चे पूछ रहे थे कि किसने प्रपोज किया था, तो जो उसमें भी मैंने बोला था कि एक डिबेट का इशू है जो कि हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे ये बार बार यही बोलूँगा, ठीक है, कि आप जो है थोड़ी पेशेंस बना के रखा कीजिए और ज़्यादा जल्दबाजी मत किया कीजिए। हम धीरे धीरे करके सभी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी आई होप अभी तक जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दी, क्यों दी। ठीक है, और उसके बाद की जो एंटीथीसिस रही थी कि इंडियन हिस्टोरियंस ने उसके बारे में क्या बोला था और क्या कारण था कि एओ ह्यूम साहब को उसमें इन्वॉल्व करने का, वो भी आप लोगों को अभी तक जो है समझ में आ गया होगा। अब आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मॉडरेट फेज जो रहा था 1885 से लेकर के 1905 तक, इन्होंने क्या क्या ऐसे काम किए, इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ठीक है, इनकी जो जिस काम में ये लगे हुए थे, ठीक है, जैसे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बर्थ हुआ था किसी न किसी कारण से ही रहा होगा ना, तो अपने एम्स को कि किस हद तक अचीव कर पाए थे और उनकी लिमिटेशंस क्या रही थी, और उसके बाद जो हम उसके बाद जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं जल्दी से बच्चों। अब आ गए एम्स ऑफ कांग्रेस इनिशियली, कि कांग्रेस के एम्स क्या थे इनिशियली। तो सबसे पहला जो एम जो आता है वो उनका मेन एम था पीपल्स को एजुकेट करना पॉलिटिकली, कि पीपल्स को जो उस समय के जो लोग थे, आपको पता है कि मेनली जो हमारे इंडियंस लोग थे मेनली जो है इलिटरेट थे। ठीक है, 80% जो पॉपुलेशन थी उस टाइम की इलिटरेट थी। तो उनको क्या राइट्स हैं, कौन उनको गवर्न कर रहा है, ठीक है, और उनके जो गरीबी है, ठीक है, उनकी जो गरीबी है और उनका जो चीज़ें को उनको भुगतना पड़ रहा है उसका रीज़न क्या है, तो उसके बारे में लोगों को बताना, कि पीपल को पॉलिटिकली एजुकेट करना। ठीक है, तो सेकंड एम आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो क्या आता है, प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स, कि उस समय जो रीजनल लेवल पे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो बनी हुई थी उनको जो था एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना और जो इंडियंस की जो डिमांड थी उसको ब्रिटिशर्स के आगे रखना। ठीक है, जो थर्ड जो एम आता है वो क्या आता है, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, कि जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ाना, कि जो कॉलोनियल इंटरेस्ट हैं, कि एक्सप्लॉयटेटिव करैक्टर जो है ब्रिटिशर रूल का इकोनॉमिकली जो इंडिया को वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं इतने सालों से, उसके अगेंस्ट एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को बनाना। ठीक है, ये जो हम जो है राइट्स ऑफ नेशनलिज्म की जो हमने बात करी थी उसी से रिलेटेड है। तो फोर्थ पॉइंट आता है, द फोर्थ पॉइंट इज फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड बिफोर द गवर्नमेंट विद द व्यू टू यूनिफाइंग पीपल ओवर कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल
प्रोग्राम कि जो इंडियंस की जो डिमांड है, ठीक है, अब हर एक आदमी जो है वो लोगों के गवर्नमेंट के सामने जो है वो डिमांड लेकर के तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन एजेंडा था वो यही था कि जो कॉमन पीपल है उनकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो डिमांड्स है वो ब्रिटिशर के आगे रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं वन ऑफ द वीकनेस जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ब्रिटिशर की यही मॉडरेट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीकनेस थी वो यही थी कि उनको ये लगता था कि जो ब्रिटिशर हैं, ठीक है, जो इंग्लैंड में जो यूके में बैठे लोग हैं, वो इंडिया की जो प्रॉब्लम है उससे कहीं ना कहीं उनको उस प्रॉब्लम के बारे में जो है पता नहीं है। पर जब हम उसको उनको एक्नॉलेज करवाएंगे इंडियंस की प्रॉब्लम के बारे में, तो वो जो है इसका जो ध्यान वो जरूर देंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी वीकनेस थी मॉडरेट्स की इस केस के अंदर कि जो उनको जो एक्चुअल रोल था ब्रिटिशर का, वो कहीं ना कहीं उनको समझने में वो उसको चूक गए थे, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट जो आता है कल्चरली प्रमोट एंड नर्चर एन इंडियन नेशनहुड, कि इंडिया को एज ए नेशन नर्चर करना। तो अब इसके आगे बारे में आगे बात करते हैं कि मॉडरेट का फेज जो शुरू होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था 1885 से लेकर 1905 तक, तो वो बिलीव करते थे लिबरलिज्म एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स में। तो मेनली जो इनका जो वे था पॉलिटिक्स करने का वो क्या था, प्रेयर एंड पटिशन। प्रेयर पीपी मॉडल भी बोल देते हैं, पीपी मॉडल, प्रेयर एंड पटिशंस के थ्रू, कि जो ये प्रेयर करते थे उनके जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पे पटिशंस भेजते थे, जो भी उस समय के जो इश्यूज रहा करते थे उसको लेकर के, ठीक है। एंड मॉडरेट पॉलिटिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, कि जो उस समय जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है उसको भी डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली एजिटेट करते थे कि रूल्स जो इंडियन काउंसिल है, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके अंदर जो उनकी डिमांड है, जैसे कि वोट बजट को डिस्कस करना, बजट पे वोटिंग करना, ठीक है। तो इस तरीके की डिमांड जो थी मॉडरेट की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, इसी दायरे के अंदर जो थी उनकी डिमांड रहती थी। आगे चलते हैं। जो पूरी के पूरी जो उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो एक्चुअली टू प्रोंग स्ट्रेटेजी थी मॉडरेट्स की। उसमें जो फर्स्ट जो आता था वो क्या आता था, एजुकेट एंड यूनाइट पीपल ऑन कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चन, कि जो डिफरेंट, आपको पता है कि जैसे 1857 का रिवोल्ट भी जब हुआ था तो पॉलिटिकली उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो कहीं ना कहीं सेम नहीं थी, हर कोई जो था अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा था। तो इस टाइम पर जो था, जो मॉडरेट्स को इस चीज़ के बारे में पता था कि जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है इंडिया की, उनके जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपको देखा होगा कि बाद में जब हम देखेंगे तो जैसे पाकिस्तान की डिमांड भी उठेगी और लास्ट में जाके 1947 में जो था देश का, जो हमारी कंट्री का डिवीजन भी होगा, तो ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के रूप में। तो कहीं ना कहीं लोगों को यूनाइट करना ऑन अ कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चन और परसुएड करना ब्रिटिशर को टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये इस टाइप की वो स्ट्रेटेजी जो थी वो मेनली जो मॉडरेट्स की थी, और उनका मेथड जो था मैंने आपने डिस्कस किया, प्रेयर एंड पटिशन का जो उनका मेथड था, ठीक है। अब उनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं स्टार्टिंग का, जो मॉडरेट्स थे, ठीक है, चाहे वो दादा भाई नेहरूजी साहब हो, आरसी दत्त साहब हो, डीएन वाचा हो, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, बदरुद्दीन तायब जी, डब्ल्यूसी बनर्जी, ये मेनली जो मॉडरेट लीडर्स थे, इन्होंने इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा था, तो मेन कंट्रीब्यूशन था अर्ली नेशनलिस्ट का मॉडरेट्स के रूप में, वो था कि वो कहीं ना कहीं लोगों को, जैसे हमने डिस्कस किया कि कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर यूनाइट करना, तो कहीं ना कहीं लोगों को वो ये बात समझाने के लिए तक इस चीज़ में सक्सेसफुल रहे थे कि जो ब्रिटिश जो है वो इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। जो ड्रेन थ्योरी जो दादा भाई नेहरू जी ने और आरसी दत्त साहब ने सभी ने मिलकर मॉडरेट्स ने दी थी, ड्रेन थ्योरी, कि इंडिया का जो पैसा है वो इंडिया में इन्वेस्ट ना कर करके इंडिया से बाहर लेकर के जाया जा रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो था ब्रिटिशर का, वो जो था इंडियंस के सामने, इंडियन मासिस के सामने लाने में थ्रू जर्नल्स, थ्रू प्रेस, ठीक है, वो और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जब जो था इनके जो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स, जैसे हम देखेंगे आगे चलकर जो जाते थे, वो कहीं ना कहीं जो थे इस चीज़ को सामने लेकर आने के लिए कामयाब हुए थे। और सेकंड जो कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, डिमांडेड सर्वेलेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्वियंस टू ब्रिटेन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। वही चीज़ है बच्चों कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, ठीक है, अब जैसे आपको पता होगा कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि 1853 के अंदर या 1850s का जो डिकेज था, उसके अंदर क्या था कि जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट थी इंडिया के अंदर थ्रू ब्रिटेन होनी स्टार्ट
हो गई थी, जिसकी वजह से क्या था, इंडियन को जो हाई इंटरेस्ट जो था वो पे करना पड़ता था, ठीक है। और जो इंडियन सिविल सर्विसेज के जो मेनली ब्यूरोक्रेट्स थे, ठीक है, जो मेनली जो ऑफिशियल थे वो ब्रिटेन से ही आते थे, जिसकी वजह से क्या था, इंडिया का जो इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था, यहाँ का जो पैसा जो था वो इंडिया से बाहर जा रहा था। तो उनका बोलना ये था कि इंडिया के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, जो कैपिटल जनरेट करनी है वो थ्रू इंडियन कैपिटल ही होनी चाहिए, ताकि जो इंडिया का पैसा है इंडिया में ही रह जाए। थर्ड जो डिमांड जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो था डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, जो कि 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो था, जो मॉडरेट्स की डिमांड्स की वजह से ही इंडियन 92 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो था लाया गया था, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वन ऑफ द अचीवमेंट्स में था मॉडरेट्स की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में ये किस चीज़ की बात करते थे, ये बात करते थे एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल की, ठीक है, रिफॉर्म्स ऑफ काउंसिल की, मोर पावर्स प्रोवाइड करना इंडियन काउंसिल को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस की पार्टिसिपेशन लेकर के आना। और उन्होंने एक स्लोगन दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये स्लोगन जो था इंडियंस ने कहाँ से लिया था। आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये जो स्लोगन था बेसिकली मॉडरेट्स ने, बेसिकली जो फर्स्ट टाइम जो ये स्लोगन था वो कहाँ पर लिया गया था। जल्दी से जो था जल्दी से टाइप कीजिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट टाइम नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन की बात की थी वो अमेरिकन जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो थी वो बात हुई थी 1784 में, आपको पता होगा, ठीक है। अमेरिका जो है इंडिपेंडेंस हुआ था, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग पार्ट है जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट फर्स्ट टाइम जो थी अमेरिकन्स ने बात की थी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन की, जो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। और जो बात करते थे, जो इनकी जो मेन अचीवमेंट्स थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, तो इन्होंने क्या बात की थी, इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। जैसे मैंने आपको बात की, जो सिविल सर्वेंट्स थे, ठीक है, मेनली वो कौन रहते थे, वो ब्रिटिशर ही रहते थे, जिसकी वजह से जो इमोलूमेंट्स थे, जो होम चार्जेस जो थे, उनकी पेंशंस थी जो कि यहाँ से यूके जाया करती थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी का ड्रेन होता था। और सेकंड जो रीजन आता था वो यही रहता था कि इंडियंस को, ठीक है, आपने गवर्न तो इंडियन को करना है, बट इंडियंस की पार्टिसिपेशन ही बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो उस केस के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करते थे, और ये क्रिटिसिज्म करते थे ऑप्रेसिव और टायरेनिकल ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। जो आपको पता उस टाइम की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो बहुत ही टायरेनिकल थी। जुडिशियल सिस्टम की बिल, जैसे एल्बर्ट सिस्टम की बात की कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था जुडिशियल सिस्टम के अंदर, तो उस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाना, इस तरीके का काम जो था, इस तरीके का जो डिमांड्स थी वो मॉडरेट्स की रहती थी। क्रिटिसिज्म ऑफ एन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, कि उस टाइम पे जो इंडिया का पैसा था, ठीक है, जो अफगान वॉर्स, जो तिब्बतन वॉर्स जो चल रही थी, उसके अंदर जो इंडिया की बहुत सारी रिसोर्सेज थे वो एग्जॉस्ट हो रहे थे। तो क्रिटिसिज्म कर रहे थे इनकी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज का मॉडरेट्स। एंड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर, कि इंडियन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से 1870 के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर के पास पैसा ही नहीं बचा था इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, जिसकी वजह से वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट था वो इंडिया में लेकर के आए थे। बट जो चार्जेस थे, ठीक है, जो रिसोर्सेज थे वो तो उनको प्रोवाइड ही नहीं करवाए गए थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। जो लोकली जो गवर्नमेंट थी उनके पास जो रिसोर्सेज थे वो तो थे ही नहीं। तो उनका ये बोलना था कि आप जो फॉरेन के अंदर, ठीक है, जो आप अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज, जो आप वॉर्स लड़ रहे हो अफगान के अंदर, ठीक है, और जो बर्मा के अंदर, तो आप वहाँ की जो वॉर्स है उसको ख़त्म कर करके जो एक्सपेंडिचर है वो वेलफेयर एक्सपेंडिचर, चाहे वो हेल्थ का हो या एजुकेशन का हो, उसके ऊपर खर्च करना स्टार्ट कीजिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की डिमांड मॉडरेट्स ने की थी। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की हिंदुस्तानियों को तो एक्चुअली स्टार्टिंग के अंदर पता ही नहीं होता था कि जो बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया है कि अभी जो मेनली जो पीपल्स थे वो 80% जो उस टाइम की पॉपुलेशन थी वो इलिटरेट थी। तो सिविल राइट्स क्या होते हैं इसके बारे में तो इंडियंस को ज़्यादा पता ही नहीं होता था। तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, या आप ये कह लीजिए जो इन्फॉर्मेशन थी, वो मेनली मॉडरेट्स ने इंडियंस के अंदर जो थी वो स्प्रेड करनी स्टार्ट करी। राइट टू स्पीच, थॉट एंड एसोसिएशन एंड फ्री प्रेस। इट वॉज ड्यू टू दिस इंक्रीज कॉन्शियसनेस that there was a great public outrage at the arrest of Tilak and several other leaders and journalists in 1897। तो यही कारण था मॉडरेट्स की डिमांड्स का, ही मॉडरेट्स का जो एफर्ट्स थे उसका रीज़न ही था कि जब तिलक साहब को
जो तिलक साहब थे उनको 1897 में जब अरेस्ट किया गया, उनके अरेस्ट का जो रीज़न था वो जो चापेकर ब्रदर्स को जिन्होंने पूना प्ले कमिश्नर को बॉम्ब से उड़ा दिया था, ठीक है, रांड असैसिनेशन किया था जिसके अंदर 1897 के अंदर, तो वो बेसिकली जो तिलक साहब के ही जो मेनली फॉलोवर थे, तो उनके अगेंस्ट ही जब उनको जो है पूना प्लेग उस समय पे हुआ था, तो तिलक साहब ने जो अपना जो न्यूज़पेपर जर्नल था उसके अंदर एक एडिटोरियल लिखा था जिसके कारण जो था उनको गिरफ्तार किया गया था। तो उस समय पे बहुत सारे लोगों ने उसका जो था विरोध किया था। तो इस तरह की कॉन्शियसनेस लेकर के आना कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता हो, ठीक है, फ्री प्रेस के बारे में पता हो कि जो हम जो है अपना जो ओपिनियंस है थ्रू प्रेस जो है वो लोगों के सामने रख सकते हैं। तो इस तरीके के जो सिविल राइट्स थे वो किसके थ्रू आने इंडिया में जो थे वो स्टार्ट हो चुके थे थ्रू मॉडरेट्स। तो इसके अंदर भी मॉडरेट्स ने बहुत हेल्पफुल वो रहे थे। तो उनकी एवेल्युएशन कि वो किस हद तक कामयाब रहे थे, ठीक है, तो ये फटाफट से देख लेते हैं। क्रिएट अ वाइड नेशनल अवेकनिंग अराउंड अ कॉमन प्रोग्राम अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी, कि जिस तरीके से ब्रिटिशर जो थे इंडियंस के अगेंस्ट उनका जो एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर्स था वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने लाने के लिए कामयाब जो मॉडरेट्स वो रहे थे। ट्रेंड पीपल इन पॉलिटिकल वर्क, कि लोगों को पॉलिटिकल वर्क में उन्होंने ट्रेंड किया था। पॉपुलराइज मॉडर्न आइडियाज, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, इस तरह के जो मॉडर्न आइडियाज थे वो लोगों के अंदर बिल्ड करने स्टार्ट हो चुके थे इस टाइम पर आके ड्यू टू द रोल ऑफ मॉडरेट्स। एक्सपोज एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर ऑफ कॉलोनियल रूल, ठीक है। क्रिएटेड अ सॉलिड बेस फॉर मोर विगरस मिलिटेंट मास बेस्ड नेशनल मूवमेंट इन द ईयर दैट फॉलोड, कि जो मॉडरेट्स ने जो काम किया था, ठीक है, वो सॉलिड बेस बना करके दिया था जिसको जो था आगे आने वाले टाइम पे जो महात्मा गांधी जो है वो यूज़ करेंगे। जो मास पार्टिसिपेशन जो स्टार्ट उस समय 1915 के बाद जो देखने को मिली थी मेनली, उसका जो बेस था वो मॉडरेट्स ने बना करके दिया था। आगे चलते हैं बच्चों, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में, जो कि मॉडरेट्स की डिमांड्स के साथ ही आया था। तो उससे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया था, ठीक है। 1858 में जैसे देखा था कि हमने कि पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं बच्चों आपसे फिर बोलूँगा कि जिन बच्चों को ये चीज़ 1861 का एक्ट बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला, 1892 का भी, जिन्होंने जो लास्ट वीडियोस हैं वो नहीं देखी हुई हैं, जो बच्चे न्यू आज आए हैं तो प्लीज़ वो जा करके जो वीडियोस देखिए, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो जो है आपको बेसिकली वो देखनी होगी इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट को। तो 1858 में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स का जो 1858 में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कंपनी के हाथ से हट करके क्राउन के अंडर चला गया था। तो जिसकी वजह से इंडियन गुड गवर्नेंस एक्ट जो था 1858 में आया था। तो 1861 में क्या था, इंडियन काउंसिल एक्ट, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें रिफॉर्म लेकर के आए थे, ठीक है। उसमें कुछ लेजिस्लेटिव मेंबर्स को तो ऐड किया गया था और उसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया था, ठीक है। और जो ये मेंबर्स थे, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव थे, नॉन ऑफिशियल्स मेंबर थे, जो कि जो गवर्नर जनरल होगा वो ही जो है नॉमिनेट करेगा, नॉमिनेशन सिस्टम। द पोर्टफोलियो सिस्टम जो था इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। पोर्टफोलियो सिस्टम से आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आज का जो हमारा कैबिनेट सिस्टम है कि एचआरडी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, इस टाइप के पोर्टफोलियो जो थे उस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे बने थे। ऑर्डिनेंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, कि फर्स्ट टाइम जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थी गवर्नर जनरल की वो इंट्रोड्यूस की गई थी। जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस करके जो इंडिया के अंदर डॉक्टर्स के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके लिए भी अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑर्डिनेंस लेके आई है। तो ये ऑर्डिनेंस सिस्टम कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से जो था गवर्नेंस ऑर्डिनेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी वीकनेस देख लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट की, कि इसकी वीकनेस क्या थी। कुड नॉट डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड नो फाइनेंशियल मैटर्स, वही चीज़ बार बार निकल करके आती है कि जो इंडियंस का जो था वो पावर्स, जो पहले तो पावर्स नहीं दी जाती थी, अगर पावर दी भी जाती थी तो उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए जाते थे, ठीक है। तो इस टाइम पे भी क्या था कि उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर को रिप्रेजेंटेशन दे तो दी, ठीक है, बट वो कोई भी मैटर डिस्कस नहीं कर सकते थे और उनके पास कोई भी फाइनेंशियल पावर्स नहीं थी। नो कंट्रोल ओवर बजट, बजट के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। इनफैक्ट वो जो एग्जीक्यूटिव एक्शन थे उसको भी डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो इसके बाद की जो 1909 तक जो डेवलपमेंट्स होगी, ठीक है, वो मेनली इंडियन काउंसिल एक्ट में ही होगी,
जो कि 1892 में जो दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट आता है वो कौन सा आता है, 1892। 1892 का जो काउंसिल एक्ट आता है वो बेसिकली किसके एफर्ट्स की वजह से आता है, जो हमने डिस्कस किया था मॉडरेट्स के एफर्ट्स की वजह से। तो इसके अंदर क्या था, जैसे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स तो इंट्रोड्यूस किए ही गए थे गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो उसके बाद उसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वो बना दिया गया था, ठीक है, लेजिस्लेशन करने के लिए। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे उसके जो मेंबर्स थे वो उसको बढ़ा दिया गया था, उसको इंक्रीज कर दिया गया था। सेंट्रल जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, ठीक है। प्रोविंशियल लेवल पे भी आपको पता है उस समय इंडिया के जो प्रोविंस थे वहां पर भी तो कोई ना कोई लेजिस्लेशन होगा ही ना कोई तो कानून बनाना ही पड़ेगा। तो जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहां पे जो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर थे उसको इंक्रीज कर दिया गया था। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल कि इस टाइम पे जो था स्टार्टिंग में जैसे हमने बात की 1861 के अंदर जो गवर्नर जनरल था वो नॉमिनेट करेगा रिप्रेजेंटेटिव, बट इसके अंदर क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो थे वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स नॉन ऑफिशियल इलेक्ट होंगे वो कौन इलेक्ट करेगा, वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होंगे वो उसको इलेक्ट करेंगे। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर कौन इलेक्ट करेगा, जो लोकल बॉडीज रहेंगी या जो यूनिवर्सिटीज रहेंगी वो मिलकर के जो था वो उनको इलेक्ट करेंगे। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन और इंडायरेक्ट इलेक्शन जो थे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में। अब क्या था, वो एंटाइटल्ड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज अपॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उनको कहीं ना कहीं ये बोल दिया गया था चलिए आप जो है अपने जो व्यूज है एटलीस्ट वो आप एक्सप्रेस कर लीजिए, बट वोटिंग अभी भी नहीं स्टार्ट की गई थी, ठीक है। वोटिंग जो थी बजट के ऊपर अभी भी जो थी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो था अभी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब इसकी लिमिटेशंस देखेंगे, उसके बाद जो था अपने जो क्वेश्चन है फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसकी जो फर्स्ट लिमिटेशन जो आती है मॉडरेट्स फेज की वो आती है नैरो सोशल बेस। जो इनका सोशल बेस था, मास पार्टिसिपेशन नहीं थी, कहीं ना कहीं मॉडरेट्स को कहीं ना कहीं इस चीज़ का खतरा था कि जो लोग हैं, ठीक है, उस समय के जो लोग हैं वो बेसिकली इलिटरेट तो थे बट वो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर की जो पॉलिसीज़ हैं उसके खिलाफ जो है वो उनको समझाना बहुत कहीं ना कहीं उनको मुश्किल था, जिसकी वजह से मास पार्टिसिपेशन नहीं था, ठीक है। जो मेनली जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया था, ठीक है, जो मिडिल क्लास के जो लोग थे बेसिकली वही जो थे पार्ट्स थे कांग्रेस का, ठीक है। फेल टू कॉम्प्रीहेंड द ट्रू कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। जो सेकंड लिमिटेशंस आती हैं, ठीक है, वो उनका ट्रू कैरेक्टर, जैसे आपने डिस्कस किया कि मॉडरेट्स को ये था कि जो ब्रिटिशर हैं, ठीक है, जो वो कहीं ना कहीं इंडियंस के जो एक्चुअल जो ग्राउंड पे जो रियलिटी है उससे अनअवेयर है, बट अगर उनको अवेयर करवाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो था वो हेल्प करेंगे इंडियंस की। तो ये इनका वन ऑफ द लिमिटेशंस हो जाती है। टू वीक टू बी इफेक्टिव, ठीक है, वो उनकी जो पॉलिसीज थी, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन लेके आना और जो था पीपीपी मॉडल जो वो यूज़ करते थे वो इतना इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। और जो इनका मेथड्स थे कॉन्फ्रेंस हॉल में मिलना, ठीक है, कि एक साल के अंदर दिसंबर के अंदर आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग होती थी बेसिकली, जो आज के डेट में भी आप देखेंगे कांग्रेस की जो मीटिंग होती है वो बेसिकली दिसंबर के मंथ में ही होती है। तो एक हॉल में मिलना, वहाँ पे बातें बूतें करके समोसे समासे खा के अपने अपने काम पे जाना। तो वन ऑफ द लिमिटेशन जो थी वो इनकी ये थी कि लिमिटेड टू कॉन्फ्रेंस हॉल एंड डिस्कशन चैम्बर्स, कि किसी भी चीज़ को लेकर के अगर कोई उनके मन में कुछ भी उनके मन में है तो उसको एक जर्नल के ऊपर या उनके जो न्यूज़पेपर थे उसमें एक एडिटोरियल लिख करके अपने काम को चलते थे। तो वन ऑफ द लिमिटेशंस ये रहा था। तो बच्चों ये था हमारा आज का जो सेशन था। इसके बाद जो हम वो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, तो आपको फटाफट से जो है वो आंसर करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करना है। तो आप सभी लोग जिन बच्चों को जो सेशन जो है वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप जो सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सो डैट कि आप जो और भी जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो भी जो है ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको जो ये इन्फॉर्मेशन है आपको जो ईपीएफओ के लिए नहीं, आप अगर आप में से कुछ जो हैं जो सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और जो सीडीएस के लिए, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन हर एग्जाम के अंदर आपको हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे उतना जो है मुझे भी, ठीक है, अभिपीडिया को एज अ टीम हमको इंस्पिरेशन मिलती है कि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे इसको उतना ज़्यादा हमारे लिए वो इंस्पिरेशनल रहता है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए
बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको जो है 5 सेकंड या 10 सेकंड का टाइम जो है दिया जाएगा, जिसके बीच में आपको इनको आंसर करना है। तो जल्दी से आंसर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो किसने रद्द किया था। वेरी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए। यू हैव 5 सेकंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं बच्चों। आज के क्वेश्चंस के अंदर आपको टाइम जो है ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, कोई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है। क्वेश्चन बी, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेकर के आया था? लॉर्ड लिटन। जब मैं उसकी लास्ट सेशन के अंदर फिर से बच्चों वही बोलूँगा कि जिन बच्चे न्यू आए हैं प्लीज़ आप जाकर के सेशन को, पिछले जो सेशन है 5 सेशन है उसको देखिए। आपको तभी जो है जो चीज़ें जो है आपको स्टोरी जो है बिल्डअप आपके अंदर हो पाएगी माइंड के अंदर। उसका जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लास्ट के जो सेशन है उनका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर कीजिए। आपके पास 10 सेकंड से आंसर करने के लिए। द सिस्टम ऑफ इंटरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर, कि इंटरेक्ट इलेक्शन जो थे इंडिया में किस ईयर के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे? ए 1861, बी 1892, सी 1909 या डी 1919। जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ऐसे आंसर को, इस ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस द करेक्ट आंसर इज, यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अभी अभी डिस्कस करके हटे हैं इंटरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेशन थी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर कीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द फाउंडिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि इनमें से कौन था जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडिंग सेशन हुआ था 1885 के अंदर संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, उसमें कौन प्रेजेंट नहीं था? वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, ठीक है। आप जल्दी से आप इजीली इसका आंसर जो है वो कर सकते हैं, तो जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन ए जी सुब्रमण्य अय्यर, बी जस्टिस राणा डे, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी या डी नन ऑफ दिस। तो जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं बच्चों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज उस टाइम पर जैसे हमने डिस्कस किया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग थी उस टाइम पर चल रही थी, जिसकी वजह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे इसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर सके थे। क्लियर? बहुत ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है इस टाइप का। आप सीडीएस का कोई भी एग्जाम, सीडीएस के लास्ट ईयर का एग्जाम उठा करके देखिए, ठीक है, तो आपको जो है ये क्वेश्चन किसी ना किसी के अंदर ईपीएफओ का जो सेशन है, ठीक है, जो लास्ट पे एग्जाम जो हुआ है उसके अंदर तो ये पूछा नहीं गया, बट इस साल जो चांसेस ये यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चों, आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बर्थ के टाइम पे, जन्म के टाइम पे वाइसरॉय कौन था? ए कर्जन, बी कैनिंग, सी लॉरेंस एंड डी डफरिन। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, जल्दी से आंसर कीजिए। यू हैव 10 सेकेंड्स। टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉलेज इन्फॉर्मेशन अपने हर सेशन में बोलता हूं, बट टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देख लेते हैं, चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। मोस्टली बच्चों ने जो है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बच्चों इसको याद रखने का कुछ बच्चों को याद नहीं रह पाता है, ठीक है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको याद रखने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ, वेरी इजी है। कि देखो डफरिन, जब डफर इन होगा, जब डफर का इन होगा तभी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी। आज के बाद मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आपको ये एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके रोम रोम में बस जाने वाली है। ये आपके इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग से कोई नहीं निकाल सकता कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ हुआ उस टाइम पर वाइसरॉय कौन था। जब डफर का इन हुआ तभी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। क्लियर? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी अ सेफ्टी वॉल? वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, ज़्यादा टाइम जो है इसमें नहीं लगना चाहिए आपको आंसर करने के लिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए कि कौन चाहता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ सेफ्टी वॉल का काम करे। एज अ रेफरेंस कह सकते हैं, एज अ रेफरेंस कि क्या कारण थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के, किसके अकॉर्डिंग, कि सेफ्टी वॉल्व किसने बोला था। ऑप्शंस के बेस पे ही आपको आंसर करना है, ध्यान रखिए ऑप्शन के बेस पे ही आपको आंसर करना है इसका। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ किसी तरह के कुछ समझाने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक्चुअली ईजी होने ही वाले हैं, आगे आने वाले सभी क्वेश्चन जो होंगे वो ईजी ही होंगे, बिकॉज आप लोग, मुझे पता है आप लोग सभी जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। हु वॉज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ए दादा भाई नारोजी, सी जमशेदजी टाटा, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या डी सी राजा गोपालचारी? जल्दी से आंसर कीजिए। हु वॉज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? चलिए इसका क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं देते हुए इसका आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जो है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नेहरू को वॉज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्लियर? ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है जो एज अ क्वेश्चन की फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके क्योंकि इसको मैंने जानबूझकर इसको ऐसा क्वेश्चन की फॉर्मेट में रखा है सो दैट कि आपको याद रखना जो है वो इजियर हो जाएगा, वरना जो है आपको जो ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको एक्चुअली जो पूरा का पूरा कोर्स के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है वन वे और अनदर वे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको एज अ क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में आज इसको मैं लेकर के आया हूँ सो डैट आपको इसको रिटेन रखने में आपको ईजी हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वास? मेथड क्या थे? वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, वेरी इजी। नो नीड ऑफ डिस्कशन एंड नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन इज हेयर। सिर्फ 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास आंसर करने के लिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच बुक वॉज रिटन बाय दादा भाई नारोजी ऑन इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक अंडर ब्रिटिश रूल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी टू आंसर। यू हैव 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स तो चलो ज़्यादा हो जाएंगे, 10 सेकेंड्स ले लीजिए, 10 सेकेंड्स टू आंसर। जल्दी से आंसर कीजिए कि कौन इसमें दादा भाई नेहरू जी की कौन सी बुक जो थी उन्होंने लिखी थी, पॉवर्टी एंड इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। दादा भाई नेहरू जी की बुक का नाम बताइए। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज द बुक was written by दादा भाई नारोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी जो है बच्चों साथ साथ जो आपके प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी के ऊपर पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी जो है वो पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A.O. Hume was accepted as the chief organizer of Indian National Congress by the leader of that time. What is the most appropriate reason for that? कि A.O. Hume को उस समय चीफ ऑर्गेनाइजर जो था वो एक्सेप्ट किया गया था, उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन क्या था? उसका रीजन क्या था A.O. Hume को एज अ ऑर्गेनाइजर एक्सेप्ट करने का? कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज को यूज करने के लिए, कि जो इंडियन लीडर्स थे उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस नहीं था उसके लिए, या टू अवॉइड ऑफिशियल हॉस्टिलिटी एट अर्ली स्टेज, कि जो अर्ली स्टेज के ऊपर जो था ब्रिटिशर जो गवर्नमेंट थी उसकी हॉस्टिलिटी से बचने के लिए, या डिफरेंट ऑफ ओपिनियन के लिए। ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी में देखने को मिलेंगे जहां पर आपको ऑप्शन बेस्ड के अंदर को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। तो जल्दी से आंसर कीजिए। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा।
ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, ऑप्शन सी कि ब्रिटिशर के जो उनकी हॉस्टिलिटी से बचने के लिए, कि स्टार्टिंग में जो ब्रिटिशर थे, ठीक है, जो ऑफिशियल थे, ब्रिटिश ऑफिशियल थे, वो इसको एज अ सस्पिशन ना देखे, जिसकी वजह से जो एओ ह्यूम की और जो लीडरशिप थी उसको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, तो अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। With reference to moderate, consider the following statement. Statement A. They believe that political connection with the British are in the Indian social, political and cultural interest. They use constitutional and extra constitutional method to achieve their goal. जल्दी से आंसर कीजिए कि जो ब्रिटिशर थे उनको बिलीव था कि जो पॉलिटिकल कनेक्शन है इंडियंस का ब्रिटेन के साथ, वो इंडिया के पॉलिटिकल और कल्चरल इंटरेस्ट में है। इस चीज को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान में रखिए और फिर आंसर कीजिए। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यूज किए अपने गोल को अचीव करने के लिए। जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसे करेक्ट आंसर देख लेते हैं बच्चों। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, जिसकी मैंने बात करी, मॉडरेट्स ने कौन से मेथड यूज किए थे? कॉन्स्टिट्यूशनल। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में कौन सा आता है? पैसिव रेजिस्टेंस, जो किसने यूज किया था? जो अभी आगे चल के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो यूज करेंगे। ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट, जो बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, और लाला लाजपत राय, इनको एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे कांग्रेस के वो बोला जाता था, बिकॉज इन जो मेथड, एक्चुअली जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का डिवीजन है वो बेसिकली उनके मेथड्स को यूज करने पे है कि किस टाइप का मेथड वो यूज करते थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप जो ये सेशन है आपको जो हेल्प करेगा आपके एग्जाम के अंदर। तो इस सेशन को अगर आपको अच्छा लगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है, और अभी पीडिया के साथ बने रहिए। क्लियर? और जो अपने घरों में बैठिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। अब अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।